Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. In my previous lecture on Code on Wages, I have covered how to decide minimum wage and what changes government has done in this Code on Wages which was launched by the government recently. And government is going to frame rules on this Code on Wages 2020. Friends, the Wages Code of 2090 encourage an environment of cooperation between the administrative bodies and the employer by emphasizing on compliance rather than imposition of penal codes. So now in this lecture, we will discuss how the committee will be formed for fixing this minimum wage and what changes government has done in the payment of wage and payment of bonus act which was currently prevalent in India before introducing this code on wages. So let's see. Before moving ahead, I would like to inform you that हमने अपने सारे मटेरियल्स पर 25% का डिस्काउंट दे दिया है. जो लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडियन इकोनॉमी को खरीदना चाहते हैं, इट विल कॉस्ट यू 1299 एंड इफ यू वांट टू परचेज एक्सक्लूडिंग दिस इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट विल कॉस्ट यू 1099 एंड इफ यू वांट टू परचेज only industrial relation, labor laws and social security, it is going to cost you 899. इसके अलावा एक प्रोविजन हमने अपने यहाँ और शुरू किया है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, अगर आप ऑनलाइन हमारे मटेरियल को रीड करना चाहते हैं तो 799 रुपए में आप ये मटेरियल ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं. इसके कोर्सेज के फीचर हैं, वी आर कवरिंग ओनली 3 पार्ट, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये एक पार्ट में है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इसमें अपडेटेड जो लेबर कोड है उनको भी हमने इसके अंदर अपडेटेड फॉर्म में रखा हुआ है और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है ताकि स्टूडेंट जो एक कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज है, जो गवर्नमेंट की टिपिकल डेफिनेशन है, उसको बहुत ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में फॉर्म किया गया है. तो और ये टोटल मटेरियल का जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, इट विल अराउंड 550 to 600, between 5 to 550 to 600. The third point is that इसकी हार्ड कॉपी इन तीनों केसेस में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दी जाएगी और 799 में आप इसको ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं. आप इसके लिए हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पर जाके अपने आप को रजिस्टर करें और वेरीफाई करें ईमेल के थ्रू और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं वहां जाके. ठीक है फ्रेंड्स. तो नाउ अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि कैसे मिनिमम वेजेस को गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप उस वीडियो को देख लें क्योंकि ये उसका सेकंड पार्ट है. तो अब क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने आपकी वेजेस को, मिनिमम वेज को फिक्स कर दिया है, बट उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है और वो कमेटी होगी इंडिपेंडेंट पर्सन जिनकी संख्या होगी, जिनकी काउंटिंग होगी 1/3 और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होंगे वो इक्वल नंबर में. आई मीन टू से अगर 10 लोगों की कमेटी फॉर्म हो रही है तो करीब 3 नंबर होंगे इंडिपेंडेंट मेंबर. ये एग्जाम्पल है. 10 लोगों की कमेटी फॉर्म हो रही है, ये डिसाइड नहीं है, बट जो भी कमेटी फॉर्म होगी उसका जो रेशियो होगा वो इस रेशियो में फॉर्म होगी. इस पर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि अगर जो गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म की है तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की कितनी संख्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर की कितनी संख्या है और कितने लोग एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन उस कमेटी के अंदर रह सकते हैं. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस कमेटी वॉज फॉर्म बाय द प्रॉपर गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. तो ये एग्जाम्पल मैं यहां लेके चल रहा हूं कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 3 एम्प्लॉयर, 3 एम्प्लॉय एंड
करीब करीब 3 लोग जो है वो इंडिपेंडेंट लोग रहेंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन। ये इंडिपेंडेंट पर्सन कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट चाहेगी उसको फॉर्म कर सकता है। तो इनका काम क्या है, इस कमेटी का काम है एक बार फिक्स होने के बाद फर्स्ट टाइम फिक्स करने के लिए ये कमेटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। उसके बाद अगर कभी जरूरत पड़ती है तो उसको रिवाइज करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा। ओके, नाउ पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए देखिए सारी की सारी चीजें बहुत सिंपल हैं। आप सभी जानते होंगे कि कैसे किस तरह से इंडिया के अंदर पेमेंट दी जा सकती है। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड और टाइम लिमिट को भी इस कोड के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वता दी गई है, सिग्निफिकेंस दिया गया है। और ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस है इसको भी डिसाइड किया जाएगा प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें बस थोड़ा सा एक कैच है, वो आप यहां से लेके जाना। कोई भी फिक्सेशन ऑफ वेज जो हो सकती है वो डेली बेसिस पे हो सकती है, वीकली बेसिस पे हो सकती है, फोर्टनाइटली बेसिस पे हो सकती है, मंथली बेसिस पे। यानी कि पेमेंट कैन बी गिवन आइदर of the form which I have discussed. I mean to say here is that payment can be given in daily basis, weekly basis, fortnightly basis and monthly basis. But catch is here, ये जो आप पेमेंट अगर मंथली बेसिस पर कोई भी एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो उस जो पेमेंट जिस महीने की देनी है उसके नेक्स्ट मंथ के एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर उस एम्प्लॉय को मिल जानी चाहिए, यानी कि बिफोर 7th डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने नवंबर 2020 में काम किया है तो उसको पेमेंट नवंबर 2020 की मिलनी है, तो उसको पेमेंट 7 दिसंबर 2020 से पहले मिल जानी चाहिए। तो ये एक रूल है पेमेंट ऑफ वेजेस का जो कोड ऑफ वेजेस के अंदर दिया गया है। नाउ एक चीज और है कि पेमेंट ऑफ जो वेज है वो गवर्नमेंट दे रही है तो किस किस केस में वो डिडक्ट कर सकती है उसकी वेजेस में से अपने खर्चों को, या उस पर कोई भी किसी भी तरह का फाइन है, या अगर वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहता है, या उसने किसी भी तरह का एकोमोडेशन लिया है, या एम्प्लॉयर ने किसी भी एम्प्लॉय को एडवांस दिया है। तो इस केस में भी कई सारे प्रोविजंस दिए हैं अंडर वेरियस सेक्शन इन दिस कोड। बस हमें यहां से एक चीज याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने डिडक्शन के लिए प्रोविजंस दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, एकोमोडेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर, और अगर किसी भी तरह का एडवांस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है। ओके, बट व्हाट इज द कैच हियर? दिस डिडक्शन कैन नॉट बी एक्सीड 50% ऑफ द एम्प्लॉयज टोटल वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर साल में कोई भी एम्प्लॉय अगर 3 लाख रुपए कमाता है तो डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन 1 lakhs ऑफ रुपीज। तो ये 50% का एक लिमिटेशंस लगाई हुई है, जो भी डिडक्शंस हैं वो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था स्लाइड में कि इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पेमेंट ऑफ बोनस। बस बोनस के अंदर भी कई सारी चीजें दी है, लेकिन जो हमारा टेक अवे है वो हमें देखना है यहां पर। अच्छा, यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए जो पुराना जो कोड था उसमें पेमेंट ऑफ बोनस में क्या क्लॉज था, क्या पॉइंट था, वही पॉइंट गवर्नमेंट ने यहां भी दिया है। वो क्या दिया है कि एम्प्लॉय वूज पे वेजेस डू नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक मंथली अमाउंट। ये पहले क्या होता था कि 24,000 के करीब था, अगर इससे कम पेमेंट है तो वो बोनस के लिए एप्लीकेबल होता था, अदरवाइज नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, ये जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है जो 24,000 में आपको बता रहा हूं, ये अब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज द बोनस विल बी एट लीस्ट 8.3% ऑफ वेज और 100 रुपीज विच एवर इज हायर। यानी कि इसकी जो टोटल वेज है मंथ की उसका 8.33% और 100 रुपए जो दोनों में से ज्यादा होगा वो उसको बोनस के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक, दूसरा, दिस will be distributed in proportion to the annual wages of an employee. An employee can receive a maximum bonus of 20% of his annual wage. देखिए जो फैक्ट्स और ये फिगर्स है ना, इनको आप जरूर याद रखना।
20% जो उसकी टोटल वेज है उससे ज्यादा उसको बोनस नहीं मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई इंसान 3 लाख रुपए साल के कमा रहा है तो उसको किसी भी कीमत पर 60,000 रुपए से ज्यादा बोनस नहीं मिलेगा, एज पर दिस कोड ऑन वेजेस लॉ। ओके, नाउ एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, याद कर लेना। तो टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, मान लिया कि पिछले साल के लिए यानी कि 2019 के लिए गवर्नमेंट ने बोनस डिसाइड किया है, बोनस देने की बात चल रही है, या फिर हम कहें कि 2020 के लिए दिसंबर चल ही रहा है, तो मैक्सिमम अगस्त 2021 तक ये बोनस उस एम्प्लॉय को मिल जाना चाहिए, यानी कि विद इन 8 मंथ्स ऑफ जो प्रीवियस ईयर उसने जो काम किया है उसका बोनस उसको अगले 8 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। ठीक है, नाउ एक छोटा सा पॉइंट और है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस टू एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर इन सर्टेन केसेस। देखिए अभी क्या बात चली थी कि केवल ये प्राइवेट सेक्टर पर अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में कब अप्लाई होगा कि अगर पब्लिक सेक्टर का प्रॉफिट अगर 20% से ज्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को, तो पब्लिक सेक्टर की अगर ग्रॉस या सेल इनकम 20% से ज्यादा हो रही है, देन इन दिस केस ऑल्सो एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग बोनस इन पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। क्योंकि अभी तक जो लॉ था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल था, बट अगर 20% से ज्यादा ग्रॉस इनकम होती है किसी भी पब्लिक सेक्टर की तो वहां भी बोनस देने की बात की जा सकती है। ओके, नाउ बोनस किस किस केस में अप्लाई नहीं होगा, देखो दोस्तों ये लिस्ट है, इस लिस्ट को ना आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा उससे कोई फायदा नहीं है, बट आप इसको पॉज करके इस लिस्ट को जल्दी जल्दी याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से वो क्वेश्चन में कोई पॉइंट डाल दे, फिर आपको याद नहीं आएगा कि भाई किसमें एप्लीकेबिलिटी नहीं है बोनस की। तो लाइफ इंश्योरेंस, सीमेंस कॉर्पोरेशन, डॉक वर्कर्स, कोई एक वर्ड याद कर लोगे ना उससे भी आपका काम हो जाएगा। एम्प्लॉयड बाय एन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, एम्प्लॉयड बाय द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं इन पर ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस नहीं है। देखिए ये पहले भी था, जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था उसमें भी ये क्लॉज था, और इन्होंने इस वाले कोड ऑन वेजेस में भी ये क्लॉज अभी भी जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। ओके, देखिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब इसका पर्पस क्या है? देखिए पहले क्या था, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, बट पहले जो वर्ड था ना, पहले वर्ड था मैन एंड वुमेन की बात करता था केवल, वो एक्सक्लूड कर दिया था किसको? ट्रांसजेंडर्स को। ट्रांसजेंडर्स को इन्होंने एक्सक्लूड किया था। अब इस कोड ऑन वेजेस में उन्होंने डेफिनेशन को चेंज किया, उन्होंने मैन एंड वुमेन को हटा के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। उसमें क्या हुआ कि ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि मैन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर तीनों अगर एक ही स्किल्स के हैं और एक ही सैलरी लेने के लिए एलिजिबल हैं तो उनके बीच में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि बोनस को किस केस में एम्प्लॉयर डिस्क्वालीफाई कर सकता है अपने एम्प्लॉय को, किसको लगता है कि इसको बोनस नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए भी पहले जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था उसमें कई सारे क्लॉज थे, जस्ट लाइक कोई फ्रॉड किया हो, राइटस हो, वायलेंट बिहेवियर हो, उसका थेफ्ट हो, अनडिसिप्लिन बिहेवियर किया हो, तो ये पहले के ही सारे प्रोविजन हैं। बट अभी जो प्रोविजन एडिशनल इन्होंने ऐड किया है वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। अगर इस तरह का कोई हैरेसमेंट होता है तो उसको भी इनडिसिप्लिन बिहेवियर में काउंट किया जाएगा और एम्प्लॉयर जो है वो उसको बोनस से बेदखल कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे पॉइंट्स कोड ऑन वेजेस जो मैंने आपसे कवर कर लिए हैं। अब इसका एक थर्ड पार्ट और आएगा, उस थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में और
कुछ पेनल्टीज, ऑफेंसेस और इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे कोड ऑन वेजेस का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिन के अंदर इसके सारे वीडियो में अपलोड कर दूं, क्योंकि फिर आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।